फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। 7 दिसंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। 2-3 दिन में वीडियो नहीं बना पाया। आई एम इन दिल्ली राइट नाउ एंड अंडरगोइंग अ वेरी रिगरस ट्रेनिंग, सो उसमें बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था। बट टुडे आई टुक द टाइम and took the liberty of making the video for you all and don't worry about the things। कुछ मैंने अभी रिसेंटली कंटिन्यूटी हमने थोड़ा बनाना शुरू की है। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें नई आपको चैनल में मिलने वाली है। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू, है ना। कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे कि सर प्रॉमिस मत करिए, चैनल बंद कर दीजिए, बट वो सब मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ माई पर्सनल पैशन। आई एम नॉट मेकिंग द वीडियोज़ फॉर मनी और एनी अदर पर्पज, सो प्लीज़ डोंट गिव सच सजेशंस टू me। I will continue making the videos. Recently I was in training, as I told you, and in Delhi right now, so that is the reason why the videos got delayed। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के फ्रंट पेज की पहली बड़ी न्यूज़ के साथ, जो कि है जम्मू कश्मीर असेंबली के रिगार्डिंग। तो लोकसभा में कल अमित शाह जी ने इसके बारे में बात की थी और लोकसभा पास किया है एक बिल जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू कश्मीर का, किस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया एंड ऑल। तो उसी के चलते उसी का जो अब अमेंडमेंट बिल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है उसको लाया गया। एंड इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया। एंड दे आर बेसिकली नाउ रिजर्विंग द सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब जो लोग पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके रीजन से माइग्रेंट होके आए हैं यहाँ पे एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज़, इनके लिए सीट रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है ना। एंड अभी हालांकि 114 सीट्स नई जो हैं वो ला दी गई हैं, बट दे आर येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑब्वियसली बात है, दे आर येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, बट नाउ द थिंग इज दैट द सीट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 to 114। दो चीज़ें याद रखेगा, 107 सीटों से बढ़ करके जम्मू कश्मीर असेंबली में 114 सीट हो जाएंगी। और इसमें जो सीट्स रिजर्व्ड हैं उनका क्राइटेरिया कैसे रहेगा, द सीट्स विल बी रिजर्व्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहेगा वो नॉमिनेट कर सकता है 3 मेंबर्स इन द असेंबली, 2 फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी एंड 1 इंक्लूडिंग 1 वुमेन, एंड द थर्ड मेंबर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पीओके हु टुक रेफ्यूज इन इंडिया फॉलोइंग द वॉर्स विद पाकिस्तान इन 1947, 65 और 71। तो ये भी एक क्राइटेरिया में डाला गया है कि जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा वो नॉमिनेट कर सकता है 3 मेंबर्स को असेंबली में, जिसमें 2 रहेंगे कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी, इसमें से एक इंक्लूड रहेगा विमेन, एंड थर्ड मेंबर जो रहेगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल फ्रॉम पीओके रहेगा हु टुक रेफ्यूज इन इंडिया। इसके अलावा एसटी कम्युनिटी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए भी सीट्स रिजर्व की जाएंगी। 9 सीट जो है 114 में से वो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जाएगी। तो ये जो है ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहेगा 114 सीट्स में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक और चीज़ अमित शाह जी ने बोली वो है जीरो टेरर प्लान। जीरो टेरर प्लान जो है वो फॉर्मुलेट किया गया है कि 2026 तक 100% इसको टेरर फ्री बनाना है 2026 तक। तो ये भी एक चीज़ है जो कि कही गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, एंड ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंड थिंग इज दैट गवर्नमेंट नीड्स लैटिट्यूड टू मेक पीस से सीजीआई। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सीजीआई यानी कि जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक इंपॉर्टेंट केस सुन रहे हैं, जो केस है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 के सेक्शन 6A से रिलेटेड। याद रखिएगा सेक्शन 6A से रिलेटेड है ये, और ये इसको हटाने के लिए मांग की जा रही कई कम्युनिटीज़ द्वारा, स्पेशली इन द असम रीजन, है ना। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं असम का बैकग्राउंड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम ऐसा स्टेट है, इट इज़ द ओनली स्टेट जो कि एनआरसी एक्सरसाइज के लिए चुना गया था। इनफैक्ट असम का रजिस्टर जो सबसे पहली बार प्रिपेयर किया गया था एनआरसी के संदर्भ में वो 1951 में प्रिपेयर किया गया था। होम मिनिस्ट्री द्वारा ये एक्सरसाइज 1951 में की गई थी असम के केस में, और 1951 में रजिस्टर तैयार किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली 2013-14 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उसको अपडेट करिए, अपना जो आपका जो एनआरसी रजिस्टर्स को अपडेट करिए, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे ही 2013 से 2019 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपडेशन एक्सरसाइज की असम एनआरसी की, है ना। ये भी आपको पता होगा कि अपडेशन एक्सरसाइज ऑफ द असम एनआरसी
टुक प्लेस, है ना। और इसका क्यों किया गया था, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं मेनली फ्रॉम द बांग्लादेश रीजन, उनको सिंगल आउट किया जा सके और उसको पता लगाया जा सके कौन सिटीजन है, रियल सिटीजन ऑफ असम, कौन नहीं है, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि जब पार्टीशन हुआ 25 ईयर्स फ्रॉम द पार्टीशन, मतलब 1947 के बाद अगर आप 24-25 साल और जोड़ दीजिए, तो 1971 में एक और डेमोग्राफिक चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बना। अब जब बांग्लादेश बना उस समय की कंडीशंस अगर आप समझें तो बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट जो है वो इंडिया आ रहे थे, स्पेशली इन द असम रीजन, ठीक है ना। तो इसको चलते 1979 में जो असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू जिसको हम बोलते हैं, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारी इंडिजिनस पॉपुलेशन असम की जो है उसको रिमूव करने लगे, रिप्लेस करने लगे और जॉब्स और इन सब चीज़ों में दिक्कत होने लगे। तो उन्होंने फिर 1979 से इसके अगेंस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया जिसमें असम में पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। फिर 1985 में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जिसको असम अकॉर्ड कहते हैं, 1979 से 1985 तक ये चीज़ें चली और 1985 में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जिसको असम अकॉर्ड हम कहते हैं वो साइन किया गया था बिटवीन द एजिटेटर्स एंड द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये जो असम अकॉर्ड है इट क्रिएटेड 3 क्लासेस ऑफ इमिग्रेंट्स, 3 क्लासेस बनाई गई इमिग्रेंट्स की ऑन विच इंडियन सिटीजनशिप वुड बी ग्रांटेड। और ये 3 क्लासेस कौन कौन सी थी? पहली क्लास उन्होंने बनाई कि इमिग्रेंट्स who entered Assam before 1st January 1966 they would be considered Indian citizen and were allowed to vote। पहली कैटेगरी ये थी कि 1 जनवरी 1966 यानी कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग इंडियन उसमें एंट्री की करेंगे उनको कंसिडर किया जाएगा वोट के लिए एंड दे विल बी कंसिडर्ड इंडियन सिटीजन। दूसरा उन्होंने बनाया कि इमिग्रेंट्स हु इंटर्ड असम आफ्टर 1 जनवरी 1966 बट बिफोर 24 मार्च 1971 दे वुड बी कंसिडर्ड इंडियन सिटीजन बट वुड नॉट बी अलाउड टू वोट फॉर द फर्स्ट 10 years फॉलोइंग द डिटेक्शन एज इंडियन सिटीजन। तो अब दूसरा कैटेगरी था कि जो 1 जनवरी 1966 के बाद बट 24 मार्च 1971 के बीच में आए हैं उनको इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा बट दे विल नॉट बी अलाउड टू वोट फॉर द फर्स्ट 10 years। तीसरी कैटेगरी आई इमिग्रेंट्स हु इंटर्ड असम ऑन और आफ्टर 25 मार्च 1971 दे वुड बी कंसिडर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स एंड वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब जो सेक्शन 6A है वो इन्हीं प्रोविजंस के रिगार्डिंग है जिसमें ये आपका फर्स्ट सेकंड पॉइंट आ रहा है ना, इसको लेकर के विवाद चल रहा है कि आप इनको जो 66 से 71 के बीच में है इनको क्यों सिटीजन मान रहे हो, दैट इज द थिंग इन क्वेश्चन एंड यही प्रोविजन है सेक्शन 6। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, जो कि 1955 उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है सेक्शन 6A और क्या इशू है असम में। सेंटर मस्ट डिसाइड ऑन द बैन ऑन डेंजरस डॉग ब्रीड्स। एक न्यूज़ आपको दिख रही होगी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि भैया जल्दी से जल्दी आप डिसीजन ले कि कौन से जो मतलब उनकी कोई पॉलिसी बनाए कि जो डॉग ब्रीड्स हैं, जैसे पिटबुल्स है, अमेरिकन बुलडॉग है, रॉटवाइलर्स हैं, इनके रिगार्डिंग क्या करना है ना, दे आर बैंड डॉग ब्रीड्स और नॉट, और इनको पेट्स के रूप में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देर आर नियरली 9 डॉग ब्रीड्स दैट आर बैंड इन इंडिया एंड उनको एक बार हम देख लेते हैं। पहली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोअर बोएल, है ना, बोअर बोएल एक है, ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट। दूसरा है बैन डॉग, ये बैन डॉग कहलाता है। तीसरा आपको यहाँ पे नियापोलिटन मैस्टिफ दिख रहा होगा। देन आपको अमेरिकन बुलडॉग, दिस इज़ अमेरिकन बुलडॉग, है ना, ये भी दिख रहा होगा। देन आपको यहाँ पे अमेरिकन कौन सी ब्रीड है, लेट मी रीड इट लाइक दिस, है ना, अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स दिख रहा होगा, है ना। देन आपको यहाँ पे वुल्फ डॉग दिख रहा होगा, है ना। देन आपको यहाँ पे प्रेसा कैनारियो दिख रहा होगा, दीज आर डॉग ब्रीड्स ओनली। देन आपको फिला ब्राजीलियरो दिख रहा होगा। देन आपको यहाँ पे डॉग आर्जेंटिनो दिख रहा होगा एंड देन यहाँ पे आपको I'll not say anything, है ना। So these are the dog breeds which are banned in India, है ना। This is the advertisement from Times of India. I don't know why they have entered that in between this, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ये जो ब्रीड्स इनको याद रखना। कई बार क्या होता है कि ये ब्रीड्स के नाम लिख देगा यूपीएससी और पूछेगा कि ये किसके ब्रीड हैं, डॉग के ब्रीड हैं, ये इसके ब्रीड हैं, उसके ब्रीड हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको देखना है।
लेट्स मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं। एडिटोरियल जो है वो है एमपी इंडेक्स रिडक्शन अंडर द एनडीए इज फ्लॉड। अब यहाँ पर है एमपी इंडेक्स क्या है? एमपी इंडेक्स एक्चुअली मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं इसको। ये यूएनडीपी के साथ मिलकर, एक्चुअली ये यूएनडीपी का है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है मल्टी पॉवर्टी जो इंडेक्स है। इसमें यूनिफॉर्म वेटेज दिया जाता है 3 कंपोनेंट्स को, एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन एंड तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फिर इनके सब इंडाइसेस आते हैं, ठीक है ना। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फिर इनके सब इंडाइसेस आते हैं। अब यही मेथोडोलॉजी यूएनडीपी यूज कर रहा था, तो नीति आयोग और यूएनडीपी ने मिलकर के रिसेंटली नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि नेशनल एमपीआई रिलीज किया है, ठीक है ना। अब अगर आप नेशनल एमपीआई की वैल्यू देखेंगे, नेशनल एमपीआई में देखेंगे, तो इंडिया के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जो आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो ये है कि अगर आप हमारी जो ग्रोथ देखें एमपीआई में, वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। द एस्टिमेट विल शो दैट इंडिया का जो नेशनल एमपीआई है काफ़ी अच्छा है ना। और वही जो चीज़ें हैं, वही जो प्रोग्रेस है वो आपको ऑन पेपर तो दिख रही है, बट ये फ्लॉड इसलिए क्योंकि रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि रियलिटी में अगर आप देखें, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पॉवर्टी में रिडक्शन देखने को मिलेगा, है ना। पॉवर्टी में रिडक्शन देखने को मिलेगा 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में। अब आप ऑथर ने कहा कि एक तो ये चीज़ प्रॉब्लम है, दूसरा उन्होंने कहा कि जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी उसमें भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है 47% से 44% इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। अब ऑथर ने क्यों कहा है कि ये फ्लॉड है? पहला रीज़न ऑथर का ये है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो रिलाई करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के डेटा पे, है ना, जो कि खुद अपने आप में इतने डिटेल्ड नहीं है ना। इसके अलावा एनएचएफएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसको ब्लॉक कर दिया गया है फॉर इट्स एस्टिमेट ऑफ ओपन डेफिकेशन, है ना। और क्यों ब्लॉक किया गया? क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था गवर्नमेंट के एस्टिमेशन को, है ना। तो इसी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेटा में कुछ एम्बिग्यूटी है और डेटा को आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते फॉर क्रिएटिंग एनी इंडेक्स लाइक दीज, स्पेशली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। दूसरा रीज़न ऑथर का ये है कि भैया जब 19-20-21 के बाद अगर आप देखें, वो पूरा टाइम कोविड पैंडेमिक का है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, थाउजेंड्स हैव डाइड, है ना। और इसके अलावा ये सारी माइग्रेशन इतना ज़्यादा हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन इतना ज़्यादा हुआ है, एंड इसके अलावा ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस के बाद इकोनॉमिक शॉक में जाएगा इकोनॉमी की, और ज़्यादा आपका पॉवर्टी और ये सब घटने लगेगा। तो दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। इसके अलावा ऑथर ने कोवेरिएट्स की बात की कि जो अलग अलग जो और पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अर्बन पॉपुलेशन का शेयर है, हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर है ना। इसके अलावा जो नंबर ऑफ एमपीज विद द क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये भी कोवेरिएट्स आते हैं, है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर आप इन सब की वैल्यूज़ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एमपीआई में, बट अगर रियलिटी में हम डेटा पढ़ते हैं तो रियलिटी कुछ और है, ऑन ग्राउंड द रियलिटी इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पे कंक्लूजन ऑथर ने ये किया है कि एमपीआई इज exaggerating the NDA's success in fighting deprivation, and it more seriously obfuscates the conventional measures of which it may unravel a contradictory story of poverty। तो यही कहना है ऑथर का कि भैया कोई और स्टोरी है पॉवर्टी की, लेकिन ये जो डेटा है कुछ और दिखा रहा है, तो वी शुड नॉट रिलाई मच ऑन दिस डेटा। तो ओवरऑल ये इसका आइडिया था। अगला आर्टिकल है नेविगेटिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप। अब ये क्यों यूएस चाइना रिलेशनशिप को हम नेविगेट कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो बाइडेन और जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट जी जिनपिंग है, उनकी एक मीटिंग रखी गई थी विच इज़ देयर सेकेंड समिट कहना चाहिए, सैन फ्रांसिस्को में ऑन November 15, है ना। और ये क्यों रखी गई थी? बिकॉज एपेक वॉज गोइंग ऑन, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। पहली चीज़, एक फैक्ट यहाँ पे लिखा है कि वॉशिंगटन और बीजिंग ने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज 1979 से स्टार्ट किया। तो अगर आपसे यूपीएससी बोलता है कि यूएसए का चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक टाई नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। वॉशिंगटन और बीजिंग ने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश किए थे 1979 में। एपेक के बारे में आपको बता दो, एपेक जो है वो 1989 में बना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है विच इज एम्ड एट प्रमोटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। 21 मेंबर हैं, 21 इकोनॉमीज हैं, मेंबर इकोनॉमीज
कंट्रीज़ हैं। एंड मेंबर इकोनॉमीज़ में कौन कौन आता है, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनी, हांगकांग आते हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना एंड जापान, साउथ कोरिया, रशिया, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, पेरू, चिली, ये सब भी आता है। तो अगर आपसे एशिया पैसिफिक लिख दे और कह दे केवल इसमें एशियन कंट्रीज़ हैं, तो वो भी गलत स्टेटमेंट है। यूएस ये सब भी है, पेरू, मैक्सिको, चिली, ये सारी भी हैं। दीज आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अराउंड पैसिफिक ओशन, देयरफॉर दे आर अ पार्ट ऑफ दिस, ऑब्वियस सी बात है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस निकला ये जी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग का, वो ये है कि दे टुक अ डिसीजन टू रिस्टोर द मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन, है ना। दोनों कंट्रीज के बीच में, चूंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर देम टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन मिलिट्री टू मिलिट्री। तो वही है कि मिलिट्री टू मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो है उसको एक दूसरे के साथ साझा करने की जो वो है वो एग्रीमेंट दिया गया। दिस इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड इसके अलावा याद रखिएगा कि मैंने जो आपको डिप्लोमेटिक टाइज के बारे में बताया वो ऑलरेडी 1979 से चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा 1998 में ऑलरेडी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू किया गया था मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो मिलिट्री मैरीटाइम कंसल्टेटिव एग्रीमेंट चाइना और यूएस का 1998 में हुआ था, ठीक है ना। हालांकि एक जो इशू सबसे बड़ा है इन दोनों कंट्रीज के बीच में वो ताइवान को लेकर के है। चाइना चाहता है कि वन चाइना पॉलिसी के अंदर वो ताइवान को अपने अंदर यूनिफाई कर ले। हालांकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालांकि वॉशिंगटन जो है यानी कि अमेरिका जो है वो मानता है कि देयर इज ओनली वन चाइना, है ना, जो ऑफिशियली है देयर इज ओनली वन चाइना, लेकिन वो ताइवान को इंडोर्स नहीं करता है एज अ पार्ट ऑफ दिस चाइना, है ना। वन चाइना को एक्सेप्ट करता है लेकिन चाइना के अंदर ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर। इसके अलावा जो इनके बीच में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जो ब्लैक लिस्टिंग की जा रही है। इनफैक्ट यूएसए ने लगभग 59 डिफेंस और सर्विलेंस कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है जो चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट उसको बनाती हैं। एंड चाइना को ऑलरेडी जो चाइना का जो एआई है और चाइना का जो टेक डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए भी अमेरिका ने ऐसा किया है। चाइना भी पीछे बैठने वाले में से नहीं है। चाइना ने फिर वहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। इसके अलावा ग्रेफाइट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया क्योंकि दोनों बहुत क्रिटिकल है फॉर द इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। तो ये भी चाइना ने किया। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन द टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आप लिखेंगे भी अपने नोट्स में, वो है कि चाइना और अमेरिका की पॉलिसी जो थी, पहले चाइना जो अमेरिका की पॉलिसी थी वो डीकपलिंग की पॉलिसी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देयर वाज अ डीकपलिंग पॉलिसी अर्लियर ऑन। कौन सी पॉलिसी थी? डीकपलिंग की पॉलिसी थी। डीकपलिंग की पॉलिसी मतलब कि भैया आप हमसे दूरी बना करके रखो उतना अच्छा है। मतलब कि ट्रेड हम आपके साथ नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट हम आपके साथ नहीं करेंगे, इंपोर्ट हम आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये डीकपलिंग की पॉलिसी थी। बट डीकपलिंग की पॉलिसी फेल हो गई अमेरिका की। क्यों फेल हो गई? क्योंकि चाइना इज टू बिग टू बी डीकपल्ड। चाइना इज टू बिग अ नेशन टू बी डीकपल्ड। और बहुत सारी चीज़ें जो चाइना प्रोड्यूस करता है और आप उसको नहीं बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, अब डीकपलिंग नहीं तो क्या है? तो अब है डी रिस्किंग। रिमेंबर दैट द न्यू पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ डी रिस्किंग। तो अगर कोई आपसे पूछे या यूपीएससी आपसे मेंस से पूछे डीकपलिंग डी रिस्किंग के बारे में, तो याद रखिएगा डीकपलिंग मैंने आपको बता दिया। नाउ द पॉलिसी फोकस इज ऑन डी रिस्किंग। डी रिस्किंग मतलब कि जो इकोनॉमी है वहां पे हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, जो हमको जरूरत है हम आपसे लेंगे, जो आपको जरूरत है हम आपको देंगे, लेकिन हाँ फिर भी आपसे बाकी मुद्दों में दूरी बना करके रखेंगे हम ताकि कोई एस्केलेशन ना हो। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं रोल ऑफ स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे इंक्वायरी कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट में दो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। एक है आपका जो एथिक्स कमेटी है, अभी रिसेंटली जो कि महुआ मित्रा के केस में इंपॉर्टेंट है। एथिक्स कमेटी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2000 में, एंड दिस वाज टू ओवरसी द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स एंड एग्जामाइन द केसेस ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कंप्लेंट आती है किसी मेंबर के द्वारा किसी दूसरे मेंबर के लिए, और या तो मेंबर के द्वारा आएगी या फिर आउटसाइडर अगर कंप्लेंट करेगा तो वो भी मेंबर के थ्रू करेगा या फिर डायरेक्टली रिफर स्पीकर करेगा। ठीक है ना। तीन तरीके से आ सकती है, या तो मेंबर करे या आउटसाइडर थ्रू अ मेंबर करे या फिर रिफर्ड बाय स्पीकर हो। ठीक है ना। फिर जो कमेटी है वो प्राइमा फेसी इंक्वायरी करती है बिफोर डिसाइडिंग टू एग्जामाइन अ कंप्लेंट। मतलब कंप्लेंट को एग्जामाइन करने से पहले भी प्राइमा फेसी डिसीजन होता है। ठीक है ना।
उसके बाद रिपोर्ट स्पीकर को दी जाती है और फिर स्पीकर वो रिपोर्ट को क्या करता है, हाउस के सामने कंसीडरेशन के लिए रखता है, ठीक है। एंड एक जो टर्म अनएथिकल है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं कि अनएथिकल टर्म डिफाइंड है और फिर एथिक्स कमेटी देखती है कि क्या एक्ट अनएथिकल था, एंड ये कमेटी के ऊपर छोड़ा गया है कि वेदर एनी एक्ट इज अनएथिकल और नॉट, कमेटी डिसाइड करे, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके की चीज़ें हैं। अब जैसे 2007 में एक एमपी वॉज अकम्पनिंग हिज क्लोज फीमेल कंपेनियन इम्पर्सनेटिंग हर एज हिज वाइफ, तो इसको अनएथिकल माना गया था और इसके लिए कमेटी ने रिकमेंड किया था सस्पेंशन ऑफ द एमपी फ्रॉम 30 सिटिंग। सेम महुआ मित्रा के केस में भी उन्होंने बोला कि भैया आपने मनी और ये सब चीज़ें वो की हैं, इसलिए आपको इस एक्ट को अनएथिकल मानते हैं, उनके एक्सपल्जन की बात रिकमेंड कर दी गई है। इसके अलावा प्रिविलेज कमिटीज़ भी होती हैं सॉरी। प्रिविलेज कमिटीज़ का क्या काम है? प्रिविलेज कमिटीज़ या फिर स्पेशल इंक्वायरी कमिटी जो है एग्जामाइन करते हैं मोर सीरियस एक्यूजेशंस को, है ना। अभी हम तो एथिकल और मोरल ग्राउंड्स पे एक्ट्स को देख रहे हैं, अब जो सीरियस एक्यूजेशंस होते हैं उनको प्रिविलेज कमिटीज़ या स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज़ देखती हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1951 में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी और विच फाउंड अ मेंबर गिल्टी ऑफ प्रमोटिंग अ बिजनेस इंटरेस्ट बाय पुटिंग क्वेश्चंस इन रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट। मतलब फिर वो व्यक्ति, मतलब ये ज़्यादा फाइनेंशियल नेचर के होते हैं या फिर अपने प्रिविलेजेस का ब्रीच कर रहा होता है जब एमपी, तब इसके लिए होता है। आर्टिकल 101 के बारे में इस न्यूज़ में बताया गया है। आर्टिकल 101 तो आप लोग लिख लीजिए। आर्टिकल 101 एक्चुअली लिस्ट करता है ग्राउंड्स फॉर वैकेशन ऑफ सीट्स बाय एन एमपी, grounds for vacation of seats by an MP, and it includes voluntary resignation, disqualification and continuous absence from the house for 60 sittings, ठीक है ना। तो it includes voluntary resignation, disqualification and continuous absence from the house for 60 sittings. Expulsion is not mentioned explicitly in the constitution, expulsion अलग से mention नहीं है। However, the Supreme Court has provided conflicting judgments in this regard, मतलब कि अलग अलग केसेस में अलग अलग बात सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। जैसे राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर 2007 का केस था, जिसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने मेंबर्स को एक्सपेल कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 101। लेकिन अमरिंदर सिंह वर्सेस स्पेशल कमेटी का एक्ट है जो 2010 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपल्जन बाय द स्टेट असेंबलीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। तो अलग अलग चीज़ें बोलता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये अब देखो एक्सपेल्शन तो होता ही है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर आते हैं, इंडिया रिमाइंड्स म्यांमार टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी। इंडिया ने कहा है म्यांमार को कि भैया फेडरल डेमोक्रेसी में आ जाओ। म्यांमार में आप सबको पता होगा कि वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी इसको हटा करके मिलिट्री जंटा, यानी कि वहाँ पे जो मिलिट्री है वो रूल कर रही है। बट अब जो है मिलिट्री से लोगों का उनको लग रहा है कि घड़ा भर चुका है और दे आर नॉट वेरी हैप्पी रिटर्न टू डेमोक्रेसी। इसीलिए वहाँ पे 3 स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, चिन स्टेट, शान स्टेट और सेजिंग प्रोविंसेस। 3 प्रोविंस है, चिन प्रोविंस, शान प्रोविंस एंड सेजिंग सगाइंग प्रोविंस। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा वायलेंस भी हुआ है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि इट इज़ वेरी सीरियस स्टेट ऑफ मैटर एंड म्यांमार मस्ट रिटर्न टू डेमोक्रेटिक मीन्स फेडरल डेमोक्रेसी की तरफ लौटना चाहिए। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे है, गरबा डांस ऑफ गुजरात मेक्स इट टू द यूनेस्को लिस्ट। गरबा ट्रेडिशनल डांस को यूनेस्को के जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें जोड़ दिया गया है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। एंड 15th एडिशन है ये, 15वीं चीज़ है कल्चरल आइटम में इंडिया की जो कि ऐड की गई है। और ये याद रखेगा कन्वेंशन कौन सा है, तो 2003 का कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कन्वेंशन, 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत किया गया है। बाकी आइटम्स मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो जो शुरुआत हुई वो 2008 में हुई, जिसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई। 2008 में कुटियट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है ना, फ्रॉम केरला। देन ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग्स हैं, वैदिक चैंटिंग्स है ना। देन रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, ये हिमाचल प्रदेश का है ना। एंड वैदिक चैंटिंग जो है आपकी वो भी इंक्लूड की गई। देन रम्मम जो है वो गढ़वाल हिमालयास का है, वो भी जोड़ा गया, रम्मम गढ़वाल हिमालयास।
तो ये 3 हो गए पहले। फिर रम्मन जो है वो आपका गढ़वाल हिमालयाज हिमाचल प्रदेश वाले रीजन का है। देन मुडियट्टू रिचुअलिस्टिक थिएटर है ऑफ केरला। मुडियट्टू जो है रिचुअलिस्टिक थिएटर है एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। देन कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान। देन छाऊ डांस भी इंपॉर्टेंट है, आपके जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से रिलोकेटेड है छाऊ डांस, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स 2010 में इनको ऐड किया गया। लेट मी टेल यू मोर में ऐड करेंगे 2012 में फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। एक्चुअली बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख बहुत फेमस है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा संकीर्तन आपका मणिपुर का है। दीज आर रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग डांसिंग ऑफ मणिपुर, याद रखिएगा। देन संकीर्तन के अलावा ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल, जो आपका ठठेराज ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब है ना, ये नोन फॉर ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स, तो इनको भी इंक्लूड किया गया था। देन 2016 में नवरोज और योगा को इंक्लूड किया गया, नवरोज एंड योगा। 17 में कुंभ मेला, 21 में दुर्गा पूजा कलकत्ता की और 23 में गरबा डांस। अब ये इंपॉर्टेंट है गरबा डांस, ठीक है ना, तो याद रखिएगा सारे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, देन वी कैन मूव अहेड। तो यहाँ पे तो ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द वर्ल्ड सिक। क्लाइमेट चेंज जो है वो बीमार कर रहा है लोगों को। रीज़न बीइंग हीट स्ट्रेस, लंग डैमेजेस फ्रॉम वाइल्ड फायर स्मोक, स्प्रेड ऑफ डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज इनटू न्यू रीजन्स एज टेम्परेचर इज राइजिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, हीट स्ट्रेस भी एक रीजन है। लंग डैमेज फ्रॉम वाइल्ड फायर, कैलिफोर्निया में या बहुत जगहों पे वाइल्ड फायर हुआ है। एंड इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से डिसीज कैरिंग जो मॉस्किटोज है वो नए नए रीजन्स में जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण, और ये सारी चीज़ें एस्टिमेट की जा रही हैं। आपको पता होगा कि मॉस्किटोज जो हैं वो डेंगी, मलेरिया, वेस्ट नाइल, जीका वायरस, ये सारी चीज़ें फैलाती हैं, है ना। और ये है अब नए रीजन्स में मूव करते जा रहे हैं, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर वार्मर एंड मोर हैवी रेन्स आर नाउ देयर, एंड इसी कारण से ये दोनों ही हॉस्पिटेबल कंडीशंस है फॉर मॉस्किटोज टू ब्रीड। तो नए नए रीजन्स में पहुँच रहे हैं मॉस्किटोज, एंड क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट मलेरिया पे बहुत ज़्यादा है। मलेरिया के बहुत केसेस बढ़े हैं। डेंगी तो आपको पता होगा आपके रीजन में कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा हमने फ्लड्स देखे, पाकिस्तान जैसी कंट्री में फ्लड्स कितने ज़्यादा है, 400% इंक्रीज हुआ है फ्लड्स के कारण भी मलेरिया के केसेस में। अफ्रीका में ऑलरेडी ये पूरा टेक ओवर किया हुआ है। कॉलेरा जो पहले कम हुआ था, अब कॉलेरा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है अगेन। कॉलरा भी फ्लड के कारण, वाटर बॉर्न डिसीज़ है कॉलरा, तो फ्लड्स के कारण, ये रेन के कारण होता है। डायरिया को भी बूस्ट मिला है क्लाइमेट चेंज के कारण, इंक्रीजिंग इरेटिक रेनफॉल के कारण, है ना। और डायरिया तो वर्ल्ड का सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। हीट स्ट्रेस फिर अगेन इज अ थिंग विच इज़ देयर, हीट स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग द वर्ल्ड सिक, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप sharing us. Thank you and have a nice day.